मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा फोर्थ पार्ट इंडियन डेवलपमेंट का आ रहा है। ठीक है, 3 पार्ट हमारे आ चुके हैं। फोर्थ पार्ट में आज हम पढ़ेंगे बेटा एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की बात करें तो आज का टॉपिक है फीचर्स और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। चैप्टर हमारा आप सबको पता है 1950 टू 1990 की कहानी है। अब 1950 टू 1990 जो इंडिया का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट था वो 0 था। क्या था? 0 था। ठीक है, फीचर्स और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला प्रॉब्लम लो प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था लो प्रोडक्टिविटी के बारे में। सर ये लो प्रोडक्टिविटी का रीजन क्या है? बेटा लो प्रोडक्टिविटी का रीजन है रुकने का, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उस समय तो लगान था सर, 1947 से पहले जब तक आजाद नहीं थे तो लगान था। अब क्या है? अब है बेटा कि हमारे पास इतनी नॉलेज ना होना, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी लो थी। और अभी तो हम आजाद हुए थे, 1950 की कहानी है, तो हमारे हालात इतने अच्छे भी नहीं हो सकते कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो पहला था लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सर डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जहां पे 4 लोगों की जरूरत है वहां पे 9 लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए खेत है, अब इस खेत में 5 लोगों से काम हो सकता है, बट यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। तो जो बाकी के 5 है एक्चुअल में वो क्या है? बेरोजगार है। एक्चुअल में क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसी को क्या कहते हैं? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल में वहां पे जरूरत है 4 लोगों की, बट वहां पे वर्क कितने कर रहे हैं? 9 लोग कर रहे हैं। अच्छा, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हम डिपेंडेबल किस पे थे कि वर्षा होगी, बरसात होगी, यानी हम पूरी तरीके से रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे। फिर सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब होता है बेटा कि हम सिर्फ जो फार्मर थे सिर्फ अपने लिए सफिशिएंट फूड ही उगा रहे थे कि जितने में उनका खुद का होता है, सरप्लस के लिए नहीं जा रहे थे, वो ज्यादा हो ही नहीं रहा था सरप्लस बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। अच्छा, कितने पॉइंट्स पढ़े? लो प्रोडक्टिविटी फर्स्ट पॉइंट। क्या पढ़ रहे हैं? फीचर और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। पहला क्या था? लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा क्या है? डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या है? हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। फोर्थ क्या था? सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग में क्या बताया मैंने? सब्सटेंस फार्मिंग बताया जो फार्मर्स हैं वो अपने लिए ही अनाज को उगा रहे थे। ठीक है, सरप्लस माल नहीं उग रहा था, यानी सरप्लस स्टॉक नहीं था हमारे पास। Outdated technology concludes between tenant and landlords और small land holding। ठीक है, यानी हमारे पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिन पर हम काम कर रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं थी हमारे पास। कंफ्यूज बिटवीन टेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। अच्छा, पहले क्या था कि जमींदार लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया था फार्मर्स को, तो उनके बीच अब भी बहुत सारी अनबन थी। किनके बीच? कंफ्यूज किसके? बिटवीन द टेंट्स एंड लैंडलॉर्ड के बीच, यानी फार्मर्स और लैंडलॉर्ड के बीच। स्मॉल लैंड होल्डिंग, यानी लोगों के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे। ठीक है, या किसी के पास खेत था तो एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो बहुत दूर दूर खेत हुआ करते थे, तो यहां से यहाँ ट्रैवल करने में ही इनको बहुत ज्यादा समय लग जाता था, इसलिए हर जगह पे खेती नहीं हो पाती थी। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे हम? फीचर्स और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, यानी क्या प्रॉब्लम हो रही थी किसमें? एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा? लो प्रोडक्टिविटी। क्या था? लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। चौथा सब्सटेंस फार्मिंग, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, कंफ्यूज बिटवीन टेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। 7 स्मॉल लैंड होल्डिंग। तो सारी बात समझ में आया, फीचर समझ में आया, एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था जिसकी वजह से कि हमारा ग्रोथ रेट 0 था। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कि इनको सुधारने के लिए, एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, क्या चीज हुई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एग्रीकल्चर वाला समझ में आ गया। एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर की ग्रोथ कैसी हो, उसके लिए क्या किया देखना। मेजर टू प्रमोट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने
क्या कदम उठाए गवर्नमेंट ने? दो रिफॉर्म किया बेटा, एक था लैंड रिफॉर्म, एक है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या क्या बताया? लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, इससे पहले की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि जिस वक्त हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बिल्कुल नहीं चल रहा था, उस समय हम यूएसए से मदद लेते थे। यूएसए के पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उसके पास बहुत ज्यादा सरप्लस माल था, बहुत ज्यादा सरप्लस स्टॉक था, तो यूएसए हमारी हेल्प करता था। बट यूएसए ने जैसे इंडिया पाक का वॉर हुआ, वहां पे उन्होंने हमें देने से मना कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इंडिया ने दो रिफॉर्म किया, एक लैंड रिफॉर्म, एक ग्रीन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, व्हाट इज लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म्स प्राइमरली रेफर टू चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। बहुत सिंपल सी चीज है कि लैंड रिफॉर्म, भाई लैंड में क्या सुधार हुआ? सुधार ये हुआ कि चेंज क्या कर दी, बस इस वाले पॉइंट को मैंने इसलिए ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है। जो लैंड रिफॉर्म है, चेंज the ownership of land holding. What is land reform? Land reform primarily refers to change हो गया, क्या चेंज हो गया? Ownership of land holding. क्या मैंने बताया है? Land reform. There are great need for land reform in a country like India, where majority of its population still depend on the agriculture. मैं आप लोगों को एक बात बताऊं बेटा, लैंड रिफॉर्म की नीड बहुत ज्यादा थी। सर क्या सुधार, क्यों लैंड रिफॉर्म की जरूरत थी? बेटा हम खेती आसमान में तो नहीं करेंगे, खेती तो हमें धरती पे ही करनी चाहिए, धरती पे करनी पड़ेगी। और जब हमें धरती पे खेती करनी पड़ेगी, जब हमें खेत में खेती करनी पड़ेगी, अगर मैं एक अपनी जमीन 10 किलोमीटर हो, एक 20 किलोमीटर की दूर पे हो, 40 किलोमीटर की दूरी पे हो, तो क्या हम इजिली खेती कर सकते हैं, इजिली एग्रीकल्चर कर सकते हैं? उसमें नहीं हो सकता ना। तो दैट्स वाई उसमें इजिली फार्मिंग नहीं हो सकती। दैट्स वाई सबसे पहला चेंज हुआ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म प्राइमरली रेफर टू चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। अब क्या कहवा? एबोलिशंस ऑफ इंटरमीडिएट। एबोलिशंस का मतलब होता है हटाना, यानी जो बिचौलिया था गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया। गवर्नमेंट ने जो लैंडलेस फार्मर थे, कौन? लैंडलेस फार्मर जो थे, उनको सबको जमीनें प्रोवाइड करवाई। तो सर इनके पास ये जमीनें आई कहां से? गवर्नमेंट के पास। वो गवर्नमेंट के पास जितने, गवर्नमेंट एक लिमिट फिक्स कर दी कि आपको इससे ज्यादा जमीनें नहीं मिलेगी, तो उनसे जमीनें लेके, उनसे जमीनें हड़प के गवर्नमेंट किसको दे रही थी? लैंडलेस फार्मर को, ऐसे फार्मर जिनके पास जमीनें नहीं थी। अच्छा, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेंट। सर रेगुलेशन ऑफ रेंट क्या है? रेगुलेशन ऑफ रेंट का मतलब होता है बेटा, पहले जो जिनकी जमीनें होती थी वो मनमानी, जितनी उनकी इच्छा होती थी उतना उनसे रेंट वसूलते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला आपको सिर्फ 1/3 रेंट देना है। इससे फार्मर से कि आपको सिर्फ 1/3 रेंट देना है। ठीक है, जैसे 9 लाख की खेती हुई तो 9 लाख का 1/3 यानी सिर्फ कितना देना है? 3 लाख रुपए। तो रेगुलेशन ऑफ रेंट समझ में आ गया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आप 1/3 से ज्यादा नहीं देंगे। लैंड सीलिंग क्या होता है सर? लैंड सीलिंग का मतलब बेटा एक फिक्स कर दिया गया, फिक्स क्या कर दिया गया कि आपको इससे ज्यादा लैंड नहीं मिलेगा। जो एक लैंड है, जमीन, एक सीमित कर दिया गया कि आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और उनसे जिनके पास बहुत ज्यादा था, उनसे वो प्रॉपर्टी लेके, वो जमीनें लेके जो लैंडलेस फार्मर थे उनको दे दिया जा रहा था। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसलिए मैं बिल्कुल इसको बहुत आराम से बिल्कुल ग्राफ बना के आपको समझा रहा हूं ताकि इजिली समझ आ जाए। अब सर एक कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग क्या था? कंसोलिडेशंस ऑफ होल्डिंग वही बात जो मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। मान लीजिए प्रॉपर्टियां, एक प्रॉपर्टियां, एक प्रॉपर्टियां, एक प्रॉपर्टियां, तो इन चारों जगह पे खेती करना पॉसिबल नहीं है, फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने उन सबको क्या करा? एक जगह ही दे दी। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है बेटा मिलजुल के फार्मिंग करना। मिलजुल के, जैसे मेरे पास ट्रैक्टर है या किसी के पास और कोई चीज है जिससे कि फार्मिंग में हेल्प मिले, तो हम एक दूसरे की हेल्प करें, यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग करें, मिलजुल के काम को करें। तो जरा समझना दोबारा से, मेजर टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। क्या क्या रिवॉल्यूशन हुए? 2 रिवॉल्यूशन, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, लैंड रिफॉर्म का टॉपिक समझ में आ गया आपको पूरा। अब हम पढ़ेंगे बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन। फटाफट इसको उतार लीजिए।
तो बात करते हैं बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन की। अब ये याद रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, टेक्निकल रिफॉर्म। किसको बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन को। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एम एस स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन की खोज किसने करी, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन जी को। ठीक है, अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन का टेक्निकल रिफॉर्म है क्या। The new agriculture strategy was adopted in India. The traditional agriculture practices followed in India were replaced. यानी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्या कर दिया गया था, इंडिया में रिप्लेस कर दिया गया था। इसकी जगह पे क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया हमने। किसकी जगह पे बेटा, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की जगह पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को रिप्लेस करके हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। तो इसका क्या एम था, व्हाई वी अडॉप्टेड द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, द एम टू राइज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थ्रू मॉडर्न इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी। यानी मॉडर्न इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। दैट्स व्हाई वी अडॉप्टेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसलिए हमने बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इंक्रीज इन प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, बट किसकी वजह से, किसको यूज करके, यूजिंग ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी बेटा HYV सीड्स का। अब आते हैं, these are the following steps to taken by the government to upgrade the level of technology in Indian agriculture। इंडिया के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, हाई करने के लिए हमने कुछ चीजों का यूज किया, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को हमने यूज करना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था, यानी छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता था। अच्छा, तो यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। अच्छा सर, जो HYV सीड्स है इसको बांटने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी बेटा, HYV सीड्स की बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि HYV सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे छोटे छोटे गांवों में जाके। ये किसकी जिम्मेदारी दी गई थी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो कौन थे, MS स्वामीनाथन। कौन थे, MS स्वामीनाथन। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, टेक्निकल रिफॉर्म। क्या था, टेक्निकल रिफॉर्म। ठीक है, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें क्या हुआ था, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को रिप्लेस करके हमने क्या यूज किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। और इसका एम क्या था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आई। 3 चीजें पढ़ाई थी आज की क्लास में। सबसे पहले फीचर एंड प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ाया था, जिसमें लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ाई होगी मैंने आप लोगों को, और डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल वगैरह बताया था। सेकंड मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मेजर टू करेक्ट, कैसे हम ग्रोथ कर पाए किसमें, एग्रीकल्चर में। मैंने 2 रिफॉर्म बताए, एक लैंड रिफॉर्म, एक ग्रीन रेवोल्यूशन। 2 चीज हुआ था। तो लैंड रिफॉर्म मैंने आपको बताया, और उसके बाद क्या बताया, ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म क्या था, चेंज ऑफ ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को रिप्लेस करके किसको अडॉप्ट किया था बेटा, किसको, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नई वीडियो अपडेट के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अगर आपको और भी कुछ जानना हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट कर दें आप, उसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।